तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्ट्री शो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक पुरानी कहावत है कि मुजरिम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए, और पुलिस के साथ आजकल वैसे भी नई नई टेक्नोलॉजी है, तो फोरेंसिक और इन सारी चीजों के ढंग से सही इस्तेमाल करे पुलिस, तो कोई भी मुजरिम कभी कानून से बच नहीं पाएगा। अब ऐसा भी नहीं हो जैसा अपने यहाँ होता है कि डीएनए का सैंपल उठाने नहीं मालूम लोगों को, तो फिर केस का तो कबाड़ा होना ही होना तय है। लेकिन सच में अगर पुलिस एक केस के पीछे पड़ी रहे और उसको सबूत मिलने का केस का इंतजार करे। एक ऐसा केस हुआ था, लंदन पुलिस ने पूरे 30 साल तक एक केस सुलझाने का इंतजार किया। एक ऐसा केस जिसमें कोई क्लू नहीं, कोई कातिल का क्लू नहीं और कोई चश्मदीद नहीं, या कोई मोटिव या वजह भी नहीं कत्ल करने की। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी, इंतजार करती रही। बीच में फिर एक पल ऐसा भी आया कि अब चलो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका सहारा लेते हैं, तब भी उस वक्त वो चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी और ग्रो करती है और आखिरकार वो दौर आता है, और उसके बाद 30 साल बाद, मतलब 30 साल के एक लंबे पीरियड के बाद कातिल सबके सामने आता है। आज की कहानी है यहाँ से दूर, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वेस्ट मिनिस्टर इलाके में मारिया नाम की एक लेडीज रहती थी। 1994 की बात है, तब उसकी उम्र 39 यानी 39 साल के करीब थी मारिया की उम्र। मारिया की शादी हो चुकी थी, मारिया के 2 बच्चे भी थे, और उसका जो अपना पति था उसके साथ उसके ठीक ठाक रिलेशन थे। तो कभी ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसा हो। मारिया अलग रहती थी और वीकेंड पर सेकंड और सैटरडे अपने पति के साथ जाती थी और उसके साथ वक्त गुजारा करती थी, और फिर वापस आ जाती थी सेकंड सैटरडे के बाद। मारिया के 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों बच्चे माँ बाप के पास नहीं, बल्कि मारिया के जो पेरेंट्स हैं उनके पास रहते थे। मारिया के पेरेंट्स कोलंबिया के रहने वाले थे, और वो दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ कोलंबिया रहते थे। मारिया यहाँ पर काम करती थी, पति के साथ थी, खुश भी थी, और बीच बीच में जो भी पैसा कमाती थी अपने माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए भेजा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था रूटीन के हिसाब से। मारिया 5 दिन काम करती थी, फिर 2 दिन अपने पति के पास उसके घर चली जाती थी, फिर वापस आती थी, और वेस्ट मिनिस्टर में अपना काम कर रही थी। जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान में हुआ ये कि 1996 में 8 अगस्त की वो तारीख थी। मारिया का जो हस्बैंड था उस वीक, मतलब मारिया हमेशा पाबंदी में आने की पाबंद थी, सेकंड सैटरडे फ्राइडे को वो साथ रहती थी अपने हस्बैंड के। और लेकिन 1 अगस्त को मारिया अपने हस्बैंड के पास पहुंची नहीं। उसे लगा कुछ हुआ होगा, किसी काम में उलझी होगी या फिर किसी वजह से नहीं आ पाई होगी। तो खैर उसके बाद वो अपने काम में बिजी हुआ था उसका हस्बैंड। लेकिन 2 3 4 दिन बीत गए, लेकिन मारिया कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। अब उसके पति को थोड़ी फिक्र होती है। अब करीब 8 दिन बीत जाते हैं। अब उसके पति ने कहा चलो अब शायद बहुत दिन हो गए, अब देखते हैं कि मारिया क्यों नहीं आ रही है। अब ये दूसरा वीक आ गया, मारिया आई नहीं। तब मारिया के हस्बैंड को थोड़ी चिंता हुई। इसके बाद वो वेस्ट मिनिस्टर पहुंचता है मारिया के घर, जहाँ मारिया रहती थी। जब मारिया घर जाता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे के अंदर जैसे दाखिल होता है उसे तेज बदबू आती है। मारिया की लाश वहां पड़ी हुई थी। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी मौत कुछ दिन पहले हो चुकी है, मारिया की मौत। आसपास में सूखे हुए खून के निशान, धब्बे जमीन पर, और बाकी घर में ऐसी कोई लूटपाट या फिर ऐसी कोई चीज नहीं थी। बदहवास मारिया के पति ने फौरन पुलिस को खबर की, पड़ोसी भी निकल के आए, पुलिस भी आई। अब पुलिस एक मर्डर का केस दर्ज करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पता चला ये लाश कम से कम 6 7 दिन पुरानी है। अब कातिल की तलाश शुरू होती है। पुलिस ने सबसे पहले मारिया के घर की तलाशी ली। अब एक शॉपिंग बैग मिला मारिया के घर पर पुलिस वालों को। अब बहुत सारी दुकानों पे जाते हैं तो एक जो कैरी बैग होता है, शॉपिंग बैग जिसमें आप अपना सामान खरीदा हुआ ला के रखते हैं, वो सब जगह मिलता था, तो वहां भी उस टाइम भी मिलता था। तो वो एक बैग पड़ा हुआ था, किसी ग्रोसरी शॉप से उन्होंने कुछ खरीदा होगा। अब जो बैग था उस पर बकायदा शॉप का नाम भी था। तो उस बैग पर उसके अलावा उस घर में एक बैग पड़ा हुआ था, उसके अलावा कुछ खून की बूंदें थी। फिर पति से पता चला कि उसका एक क्रेडिट या एटीएम कार्ड भी है, मारिया का एक क्रेडिट या एटीएम कार्ड भी है। वो उसके पर्स में खैर मिला नहीं, मारिया के पर्स में। अब पुलिस तफ्तीश करती है। सबसे पहले उसी ग्रोसरी शॉप पर जाती है, उस ग्रोसरी शॉप पर पूछताछ करती है दुकानदार से कि बैग यहीं का है, तो बताता है कि हाँ। अच्छा होता यह कि इस दौरान घर में पुलिस ने सारी तलाशी ले ली, फिंगरप्रिंट्स उठाए, ब्लड के सैंपल लिए। तब उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। फिंगरप्रिंट्स बैग पर भी थे, लेकिन जो बैग पर फिंगरप्रिंट थे वो मारिया के नहीं थे, किसी और के थे।
तो पुलिस को लगा कि ये तो हो सकता है कातिल के हों। खैर अब पुलिस उस बैग के जरिए उस शॉप तक पहुंच जाती है और शॉप वाले से पूछती है कि बैग आपके शॉप का है। तो वो कहता है हाँ जी हमारे बैग शॉप वो हमारी शॉप का बैग है। तो पुलिस वाले उस शॉप पे जितने भी लोग थे उन सबके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं पुलिस वाले, क्योंकि बैग पे फिंगरप्रिंट मिला था उससे मैच करना था इन पुलिस वालों को फिंगर को। जब सबका फिंगरप्रिंट लेती है तो एक शख्स का फिंगरप्रिंट मैच भी कर जाता है उस बैग से। उस शख्स का नाम था संदीप पटेल। उस वक्त उस संदीप पटेल की उम्र थी 21 साल और वो एक स्टूडेंट था, पार्ट टाइम में उस शॉप में काम करता था। इंडियन ओरिजिन का संदीप रहता था ब्रिटेन में, था भारतीय मूल का, रहता ब्रिटेन में था। अब बैग पे फिंगर जो होते हैं वो मैच हो जाते हैं। तो पुलिस अब परेशान होती है कि भाई अगर कोई किसी सामान खरीदने जाएगा तो बैग किसी के हाथ में देगा तो उसके फिंगरप्रिंट भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं कि संदीप पटेल ने ही उस लेडीज का खून कराया या फिर उसके जो उंगलियों के निशान है उस बिना पे वो कातिल है, क्योंकि बैग उसी ने दिया है और इस बात के सबूत है कि बैग संदीप पटेल ने दिया उस लेडीज को। तो फिर कैसे? इसके अलावा संदीप पटेल के अलावा उन्होंने बहुत कुछ चेक किया तो उसे और कुछ पता नहीं चला पुलिस वालों को उस वक्त। तो एक फिंगरप्रिंट एक बैग पर उस शॉप से, और शॉप पे तो कोई भी कुछ दे सकता है तो फिंगरप्रिंट का आना लाजमी था। तो कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था इससे संदीप पटेल पर शक किया जाए। संदीप पटेल से पूछताछ की, उसे फिर छोड़ दिया जाता है। वैसे वो 21 साल का स्टूडेंट था सिर्फ। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और पुलिस इस केस की तफ्तीश में लगातार लगी रही, इधर उधर ढूंढती रही। मतलब बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस के हाथों कोई कामयाबी नहीं लगी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और अब 96 से 16 साल बीत गए, मतलब अब 2012 का दौर आता है। अब 2012 में कुछ नई चीजें आई फोरेंसिक में, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी। तो पुलिस ने उसके जरिए पता करने की कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे मैच के सैंपल रखे हुए हैं जो उस वक्त सैंपल रखे थे, लेकिन कोई फायदा उस वक्त भी नहीं हुआ। अब पुलिस के पास जब उन्होंने मौके पर वहां से उस दिन तलाशी ली थी, तो जब बॉडी को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, बाद में उस बॉडी को दफना भी दिया था, लेकिन कुछ चीजें मालखाने में पुलिस ने सेव करके रखी थी अपने पास। उसमें उसके लाश के आसपास की जो कुछ चीजें थी, सैंडल, कपड़े, वो और डीएनए सैंपल भी। और साथ में उस पर जब उसका कत्ल हुआ तो एक खून से सनी हुई अंगूठी उसने पहन रखी थी, वो भी पुलिस के कब्जे में थी। अब उस सब ले आकर उन्होंने मालखाने में जमा कर दिया पुलिस वालों ने। 2012 आया, उन्होंने कहा चलो डेटा चेक करते हैं, शायद किसी से कुछ मेल हो जाए। अच्छा, बाकी के सारे विदेश में जितने भी ऐसे डीएनए सैंपल वैंपल है एकदम मस्ट हो गया है, आप लेकर रखते हैं। अगर कहीं कोई अननोन मिलता है तो फिर आप वो डीएनए सैंपल को डालते हैं डेटाबेस में और देखते हो कौन किससे मैच करता है। और ऐसे कई केस पुलिस ने, बाहर की पुलिस ने सुलझाए भी हैं, लेकिन 2012 में भी कामयाबी मिली नहीं वहां की पुलिस को। अब धीरे धीरे फिर वक्त बीतता है और दौर आता है 2022 का। 2022 यानी कि करीब 28 साल, 96 में ये सारे कुछ हुआ था और अब 2022 का दौर आ गया था, 28 साल बीत चुके थे। अब कुछ नए पुलिस अफसर आते हैं, उन्होंने जो पुराने अनसॉल्व केस होते हैं उन्हें नए तरीके से सुलझाने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी भी, डीएनए भी और फोरेंसिक, इन सब में बहुत सारी अब नई चीजें भी आ गई हैं। तो उन्होंने कहा यार अब इसको कुछ करते हैं। तो एक केस जो मेरीना के था उस पर एक आईओ की नजर पड़ जाती है उस वक्त। तो उसने कहा कि अभी तक पिछले 28 साल से सुलझा ही नहीं है, इसे खोलो। तो उन्होंने उस केस को खोला, सारी चीजें देखी। उस वक्त एक बैग पे एक फिंगरप्रिंट मिला था, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं, मतलब सब कुछ। तो उन्होंने कहा जब सैंपल वैम्पल है उसे उसे देखते हैं। अब वो जब गए तो उन्होंने उन तमाम सामान के अंदर वो अंगूठी भी नजर आई जो माल खाने में सामान जमा था। अब वो अंगूठी आईओ ने ली, अंगूठी को देखना शुरू किया और फिर उस अंगूठी को जब उसने बारीकी नजरों से देखा आईओ ने, तो उसमें पाया कि उस अंगूठी में अंदर एक बाल है। पहले लगा कि हो सकता है इसी महिला का जब कत्ल किया गया हो तो इसी का बाल हो। अच्छा, कत्ल भी बड़ी बेदर्दी से हुआ था, चाकू से अनगिनत वार किए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि 100 से ज्यादा जवान चाकू मारा गया था, लेकिन गिनती एग्जैक्टली किसी को पता नहीं। लेकिन यह है कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था मेरीना को। अब उसने देखा तो इस अंगूठी पे एक बाल का टुकड़ा फंसा हुआ है और फिर उसे फिर लगा कि शायद ये मरीना का हो, लेकिन मरीना का नहीं हुआ तो ये बाल का टुकड़ा कातिल का ही होगा। उसने वो अंगूठी उठाई और फिर उसको फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया अंगूठी को, और कहा कि इस अंगूठी का एक बाल का टुकड़ा है। मालूम नहीं उस वक्त कैसे नजरों से बच गया, 96 का दौर था, पुराने से पुलिस वाले थे, हो सकता है उन्हें दिखा नहीं हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो, या फिर फोरेंसिक वगैरह थी नहीं।
तो एक बाल के टुकड़े से इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं अब 2022 में। फोरेंसिक की टीम इस काम में लग जाती है, बाकायदा अलग टीम है। इस बाल का टुकड़ा है, एक अंगूठी और 28 साल पुराना एक केस, इन सब चीजों में लग जाते हैं। बाल के टुकड़े को निकाला गया, उस अंगूठी से जांच किया गया, सबसे पहले मैच कराया गया, तो वो मैरिना का नहीं था बाल का टुकड़ा। तो अब ये क्लियर हो जाता है कि ये मैरिना का नहीं है, तो इसका मतलब ये बाल का टुकड़ा कातिल का है। अब पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई थी। अच्छा, इस दौरान 2022 आ गया, लेकिन 2005 यानी कि 2005 में मेरीना के हस्बैंड की मौत हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी वाइफ का कातिल कौन था। लेकिन उसकी डेथ से पहले सैंपल वैंपल सबके ले लिया गया था, तो उसके हस्बैंड का भी सैंपल ले लिया गया था और वो रख रखा था सैंपल संभाल के। तब ये था कि अंगूठी में कहीं उसके हस्बैंड का तो बाल नहीं है मरीन का, तो उस सैंपल से उसको मैच कराया गया और जब देखा तो उसका बाल नहीं था। तो अब वो श्योर होने लगा कि जरूर ये कातिल का ही बाल होगा। अब डेटा बैंक से पुलिस ने कहा कि सबको तलाश करते हैं। फिर उस आईयू ने पुलिस जो पुरानी फाइल होती है उसे खोली कि इस केस में सस्पेक्ट कौन कौन था, किस किस के ऊपर शक था। तो जो पूरे इंग्लैंड का डेटा बैंक खंगालने से पहले जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उन्हीं का ट्राई कर लेते हैं, जो भी 2 4 5 6 लोग होंगे उन्हीं को देखते हैं। तो पता चला कि नहीं, इसमें सिर्फ सस्पेक्ट है ही नहीं, सिर्फ एक शख्स था इसमें सस्पेक्ट, और वो था उस ग्रोसरी शॉप में काम करना एक लड़का जिसका नाम था संदीप, जिसके उंगलियों के निशान उस शॉपिंग बैग पर भी मिले थे, और जो 21 साल का एक लड़का है। अब लेकिन इधर 28 साल हो गए, अब 21 साल का लड़का है जो 49 साल का एक आदमी हो गया होगा। अब संदीप से पूछताछ हुई थी, संदीप का भी सारा रिकॉर्ड वॉर्ड मौजूद था, पुलिस वालों के पास डाटा वाटा सब मौजूद था डीएनए का। पुलिस ने कहा कि बाकी इंग्लैंड को छोड़ो, बाकी इसी के बारे में पता करते हैं कि वो यही इस केस में सस्पेक्ट आया था। लेकिन सबूत नहीं थे, बैग उसी से खरीद कर दिया था, तो उसको उंगलियों के निशान भी थे और उसको उंगलियों के निशान लाजमी आने थे। तो उन्होंने उस अंगूठी के बाल के टुकड़े का मिलान संदीप के पटेल के डीएनए से कराया, और जैसे ही डीएनए से उसका मैच कराया, रिपोर्ट मैच कर जाती है। पता चला कि अंगूठी में बाल फंसा हुआ है, ये किसी और का नहीं बल्कि उसी संदीप पटेल का है। अब बैग पर उंगलियों के निशान संदीप पटेल के, और इस डीएनए जो का मिलान हुआ है इसमें भी संदीप पटेल। अब एक चीज तो पक्का हो गई, क्योंकि उस वक्त मैरिना ने अंगूठी अपनी पहन रखी थी जब उसकी मौत हुई थी, तो इस उंगली ने उसके बाल की मौजूदगी इस बात की गवाही है या सबूत दिला रही है कि ये वहां पर मौजूद था संदीप। अब ये दो बड़ी पुख्ता चीजें पुलिस वालों के हाथ में मिल गई थी साइंटिफिकली। फौरन पुलिस ने कहा कि संदीप पटेल को उठाते हैं। पहले तो उसको तलाश शुरू की, उसे इधर उधर ढूंढा गया, लेकिन फिर वो बहुत टाइम बाद मिला, क्योंकि 30 28 साल का वक्त गुजर चुका था, वो भी इस केस को भुला चुका था। अचानक पुलिस पहुंचती है संदीप के घर और संदीप पटेल को उठा लेती है पुलिस। अब पुलिस उसे उठा लेती है, उसके बाद वो इस बात से इनकार करता है, लेकिन वो दस्तावेज वो सबूत दिखाया जाता है संदीप पटेल को, जो दुनिया का कोई भी मतलब कोई भी अदालत उसे मना नहीं कर सकती फोरेंसिक के, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। जो डीएनए वगैरह की रिपोर्ट होती है कभी झूठ नहीं बोलती, जो सच होता है वही बोलती है। अब ये सारे सबूतों को अदालत के सामने पेश किया गया। मुकदमा चलता है, 2022 में मुकदमा शुरू होता है इसका। अब 24 आ गया। लास्ट फ्राइडे यानी कि 18 फरवरी को लंदन की एक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और संदीप पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी 28 साल बाद। 21 साल की उम्र में इसने कत्ल किया था संदीप पटेल ने, और आज 21 साल की उम्र में कत्ल करने के बाद 28 साल आजाद रहा वो, मतलब 28 साल तो पकड़ा ही नहीं गया, और अब 50 51 साल की उम्र है, और बाकी की उम्र सजा काटने के लिए वो उसे जेल पहुंचा दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये कातिल जो है संदीप पटेल, ये भारतीय मूल का है, ब्रिटिश जो नागरिक है वो है, मतलब वहीं रह रहा था, और लास्ट तक उसने इस केस में खुल चुका है। लेकिन संदीप को उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है, लेकिन संदीप ने लास्ट तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज भी ये नहीं मालूम कि संदीप ने मरीना का कत्ल 8 अगस्त 1996 को किस बिना पे किया था, मतलब क्या वजह थी जो उसने 10 जनों चाकू से उसके ऊपर वार किया था मैरिना के ऊपर। ये मोटिव अभी तक कत्ल का है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।